students, today we shall do a new chapter from our NCERT Class 10 First Flight book, The Diary of Anne Frank. This chapter is taken from a novel which is actually The Diary of a Young Girl. ये नॉवल की जो लेखिका है या रचयिता हैं वो है एनालीज मारी एन फ्रैंक। ये बच्ची 13 वर्ष की उम्र में अपनी एक डायरी लिखती है और वो डायरी आज मिलियंस ऑफ रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ते हैं। आखिर इस डायरी में ऐसी क्या खास चीज़ें थी जिसे लोग इतनी उत्सुकता के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप इस चैप्टर में देख पाएंगे। आपकी ये चैप्टर इस नॉवल का एक हिस्सा है, सो यू विल जस्ट रीड सम एक्सर्प्ट्स ऑफ द चैप्टर, यानी कि सम पोर्शंस ऑफ द chapter. Now, who was Anne Frank? We can just get an idea from this first part that Anneliese Marie Anne Frank, who was born on 12th June 1929, was a German-born Jewish girl. ये बच्ची जर्मनी में पैदा हुई थी पर इसका रिलीजन ज्यू रिलीजन था, ज्यूइश थी। बट शी रोट दिस डायरी, ये जो डायरी है जो हम जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, शी रोट इट व्हेन शी वॉज हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स। 4 दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ वो एम्स्टरडैम में छिपी हुई थी। आखिर क्यों छिपी थी ये भी हम जानेंगे। और एम्स्टरडैम आप सब जान रहे होंगे कि उत्तरी पूर्वी यूरोप का एक बड़ा देश है। दरअसल उस वक्त में जर्मनी ऑक्युपाई कर रहा था विश्व के सारे देशों को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और धीरे धीरे जर्मन ने ऑक्युपाई कर लिया था नीदरलैंड को भी। तो इन परिस्थितियों में एन को अपने फैमिली के साथ में अपने पापा के ऑफिस के पीछे एक सीक्रेट रूम में रहना पड़ा लगभग 2 साल तक। में हम चर्चा करेंगे एंड वी विल कम टू नो द काइंड ऑफ sadness in the girl, the kind of problems the girl went through and the struggle she went through. Now look at this first picture. This is Anne Frank and she says, I am Anne Frank. Hello, मेरा नाम Anne Frank है and this is a photo as I would wish myself to look all the time. Anne कहती है, एक अच्छी सी मुस्कान उसके चेहरे पे आप देख पा रहे हो कि ये जो तस्वीर मेरी है जो उसके डायरी से मिली थी, ये ऐसी तस्वीर है जैसा मैं दिखना चाहती हूँ हमेशा। एंड देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। एक बच्चे के सपने जैसे होते हैं वैसे एन के भी सपने थे, तो वो कहती है कि शायद मुझे ऐसा ही चांस भी मिल जाए कि मैं सिनेमा में काम करूं, हॉलीवुड में काम करूं। ये नोट एन के द्वारा लिखा हुआ था 10 अक्टूबर 1942 में। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ डायरी. So, before we read the diary, we need to know that what was the condition that compelled Anne Frank to go and hide. ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिस वजह से उसके परिवार को जाके छिपना पड़ा, ये हम स्टोरी में बिफोर यू रीड सेक्शन में पढ़ेंगे, यानी पाठ पढ़ने से पूर्व। पढ़ने से पूर्व मैं आपका ध्यान इस पिक्चर पे लाना चाहूँगी। ये एन फ्रैंक की डायरी का ओरिजिनल जो पिक्चर है वो आप देख रहे हैं, और इसमें जो लिखा हुआ है इसने डच लैंग्वेज में लिखा है, डच भाषा में, जिस वजह से आपको शायद समझ में न आए कि इसमें ये कौन से अक्षर लिखे हुए हैं। सो दिस इज़ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. इन द चैप्टर वी विल रीड व्हाट शी रोट इन द डायरी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल वाज एन. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और जो भी हिटलर की सेना थी, नाजीज थे, वो लगातार अलग अलग देशों पे कब्जा कर रहे थे। तो इस डर से उसका परिवार एम्स्टर्डम आ चुका था, लेकिन कुछ ही समय के बाद नाजी वहाँ भी पहुँच गए और वो नीदरलैंड तक पहुँच गए। यू मे नो दैट एम्स्टर्डम इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, तो वो वहाँ उनकी जगह तक भी पहुँच गए। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. अब आप लोग शायद कहानियों में पढ़ चुके हो कि हिटलर
बहुत तानाशाह था और वो ज्यूज़ लोगों के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रहा था। उनके परसिक्यूशंस हो रहे थे, लगातार उनके सर कलम हो रहे थे, उन्हें सजाए मौत दी जा रही थी। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी तो नतीजा ये हुआ कि उसे अपने फुल फैमिली के साथ में जुलाई 1942 में अपने पापा ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के पीछे के कुछ कमरों में छपना पड़ा। और वो उन्हें लगा होगा उस पल की जैसे अभी हम लॉकडाउन में है कि वो कुछ पल का होगा अंदर रहना, पर वो लगभग 2 सालों तक उन्हीं कमरों में वो छुपी रही। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 सालों तक छुपने के बाद में द ग्रुप वॉज बिट्रेड, किसी ने धोखा किया और बता दिया कि वहाँ पे ये परिवार मौजूद है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। उस वक्त में जगह जगह कैंप बने होते हैं जहाँ की लोगों को काम करवाया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे। तो वैसे कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम जगह जगह पर थे, लोग घरों से निकाल कर उस कैंप में डाल दिया जाता था, लोग बीमारी के शिकार हो जाते थे। और नतीजा ये हुआ कि आफ्टर 2 years व्हेन एन एंड हर फैमिली दे रीच द कैंप एंड डाइड ऑफ टाइफस। उसकी दीदी मार्गट को भी ये बीमारी पहले हुई थी। बर्जन बेल्सन वो स्थान है जहाँ ये लोग रुके हुए थे, और उसकी बड़ी बहन सिस्टर की मार्गोट के मरने के कुछ ही दिनों के बाद एन फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई थी। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, पर एन फ्रैंक को लगा था कि उसकी मदर और फादर, उसकी फुल फैमिली शायद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके पापा बच गए थे। ही वॉज दी सर्वाइवर, वो बच चुके थे। उन्हें मजबूरन वॉर में लोग लेकर जाते थे, उन पर अत्याचार होता था, बट ही सर्वाइव्ड एंड ही रिटर्न टू एम्स्टरडैम। वो वापस आए जब वॉर एंड हुआ, एंड ही फाउंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उन्होंने अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर जो डायरी दिया था वो वहाँ पे सुरक्षित था। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. So Anne Frank's father Otto, he was convinced, उन्हें विश्वास था कि ये जो रिकॉर्ड है ये बहुत ही यूनिक है, ये खास है, क्योंकि इसमें हर दिन की बातों के साथ साथ उस वक्त की सिचुएशंस के बारे में भी एन ने इस डायरी में मेंशन किया था। तो उन्होंने तुरंत इस पर काम किया, एक्शन लिया, एंड उन्होंने उसके डायरी को पब्लिश करवाया, प्रकाशित करवाया, और इस तरह से उस डायरी का नाम पड़ा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। कुछ और फैक्ट्स हम जानेंगे बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग हर डायरी। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। सो प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स कि 13th बर्थडे यानी 13वें साल के जन्मदिन के दिन उसे ये डायरी दी गई थी, जिसमें उसने सारी घटनाएं लिखी हैं। एंड क्रॉनिकल्स, इसमें एक सिलसिलेवार ढंग से क्रॉनिकली इवेंट्स दिए हुए हैं ऑफ हर लाइफ। Almost 2 years from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. So you can understand every day she was writing, and almost for 2 years she wrote every single day. तो ये डायरी कितनी खास थी, 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक उसने इस डायरी में लिखा। और पहले ये जो डायरी थी ये ट्रांसलेट की गई डच लैंग्वेज से, और अभी और भी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स में से एक है। और सिर्फ बुक्स ही नहीं, इस पर बहुत सारे, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे यू विल गेट सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, यानी कि नाटक इस पर बेस्ड हैं, ओपेरा, ऑल बेस्ड ऑन द डायरी, described as the work of a mature and insightful mind. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. So this is the main reason why people wanted to read the diary, क्योंकि ये डायरी में writing in a diary is a really strange experience for someone like me. ये शुरुआत किया एन ने अपनी डायरी में, कि एक डायरी में अपनी ज़िंदगी घटनाओं को लिखना एक बहुत ही अजीब सा अनुभव है मेरे लिए, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, यानी कि उसके लिए शायद ये चीज़ नया था। नाउ रिमेंबर चिल्ड्रन, व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी थिंग्स वर नॉर्मल। उस वक्त सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल थी, एंड ग्रेजुअली शी हैड मोर एंड मोर ट्रबल्स इन हर लाइफ। तो शुरू के दिन में उसने अच्छी चीज़ें भी अपनी डायरी में मेंशन की होगी। अब वो क्यों बता रही है दैट वाई इज डायरी राइटिंग स्ट्रेंज फॉर हर? लुक एट द नेक्स्ट लाइन्स।
not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. So this is the reason. She says कि एक तो रीज़न ये है कि मैंने कभी आज तक इस तरह से डायरी कभी मेंटेन नहीं किया, मैंने कभी लिखा नहीं है. एंड सेकेंड इज़ कि मुझे लगता है कि एक 13 साल की बच्ची की जो सोच है, म्यूजिंग्स हैं या जो भी विचार है, उसमें किसी को भी इंटरेस्ट या रुचि आगे चलकर नहीं होगी. कोई भी मेरी डायरी को पलटकर पढ़ने में रुचि नहीं दिखाएगा. तो लेकिन वो गलत थी, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अभी कितने सारे रीडर्स उसके बुक्स को पढ़ रहे हैं और हमारे स्कूल्स में भी उसकी स्टोरी पढ़ाई जा रही है. ओह वेल इट डजेंट मैटर. फिर वो खुद कहती है अच्छा कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. तो वो कह रही है कि मुझे लिखने की इच्छा है. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड. मुझे इससे भी ज़्यादा एक ज़रूरत है, और वो क्या है? टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, यानी कि मेरे दिल के उद्गार व्यक्त करने के लिए सारी चीज़ें जो मेरे चेस्ट के अंदर है, मेरे मन के अंदर है, मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें बाहर आ जाए. और उसके लिए बेस्ट उसे उस वक्त में क्या लग रहा था कि मैं अगर डायरी में अपनी सारी बातों को लिख दूँ, सो आई कैन टेक थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. मेरा दिल हल्का हो जाएगा, मैं अपनी सारी बातें इस डायरी के माध्यम से कह सकूँगी. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट. लोग कोट करते हैं एन फ्रैंक की इस लाइन को, दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. कागज़ का जो धैर्य होता है ना, वो लोगों से ज़्यादा होता है. आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अक्सर लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, या कुछ पल सुनकर हम अधैर्य हो जाते हैं. लेकिन आप जब अपनी बातों को कागज़ पर लिखते हो तो फिर उसमें कोई रोक नहीं होती है और वो चलता ही जाता है. सो दैट इज़ वाई एन फ्रैंक सेज दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. मुझे लगता है कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा धीरज है. And I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब ये बात उसके दिमाग में कब आती है? वो कह रही है कि एक दिन मैं बैठी हुई थी, one of those days, उन दिनों की बात है जब मैं बैठी थी, मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी, थोड़ा सा मैं दुखी महसूस कर रही थी, और मैं घर पे बैठकर मेरे जो चिन है, यानी कि मेरे जो नीचे ठुड्डी है, उस पर मेरा हाथ था. मैं बहुत बोर फील कर रही थी, उबाऊ लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था लिस्टलेस कि मैं क्या करूं. और मैं ये सोच रही थी कि मैं अंदर रहूं या फिर मैं बाहर जाऊं. ना ये उसकी डायरी है, तो आप देख पा रहे हो कि उसकी सारी फीलिंग्स हर एक पेज पर निकल कर आएगी. सो यू कैन फील व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस शी वाज गोइंग थ्रू. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग. तो उसे लगा कि अंदर जाऊं बाहर जाऊं, ये सोचते सोचते उसने कहा कि नहीं, आज मैं यही रहती हूँ, घर के अंदर ही रहती हूँ. ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग, सोचते हुए. वो लगातार सोच रही थी कि मैं क्या करूँ. फिर उसने डिसाइड किया कि मैं यहीं बैठकर सोचती हूँ. एंड येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. फिर वो बात को दोहराती है कि कागज़ में ज़्यादा धीरज है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ पैक्ड नोटबुक. तो वो कह रही है कि मेरी प्लानिंग है. उस वक्त उसने लिखा कि मेरा ये सोच है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये अपनी जो स्टिफ बैक्ड, यानी कि ये जो हार्ड कवर नोटबुक है, मेरी ये डायरी है, मैं इसे किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी. एंड ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे लोग डायरी कहते हैं, मैं इसे किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. तो कह रही है कि जब तक मुझे कोई ऐसा असली वाला दोस्त ना मिल जाए, रियल फ्रेंड, असली, जो कि सही में मेरा दोस्त हो और मेरे लिए अच्छा सोचे, तब तक मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा. नो, इट वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और मैं इस डायरी में अपनी बातों को लिखूंगी, बट आई विल नॉट शेयर इट विथ anyone. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So now she reveals कि मैं वापस आती हूँ उस पॉइंट पे जो मैंने शुरू में कहा कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि मैंने अपने दिल की बात डायरी को कही, डायरी में लिख कर मैंने कही, लेकिन मेरा कोई दोस्त
न बना. I don't have a friend. So diary became her best friend. Now let me put it more clearly. अब वो और अच्छे से समझाना चाहती है. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I am not. वो कह रही है कि रुकिए अपने जो पाठक हैं जो पढ़ रहे हैं उनसे कह रही है कि शायद आप विश्वास न करें, बिलीव न करें कि एक 13 वर्षीय बच्ची अकेली कैसे हो सकती है कंप्लीटली, क्योंकि उसका तो फैमिली है. तो वो कह रही है एंड आई एम नॉट. बिल्कुल सही है, मैं अकेली अलोन नहीं हूँ. अलोन यहाँ पे है अकेली. आई हैव लविंग पेरेंट्स, हमने तस्वीरों में देखी. एंड 16-year-old सिस्टर मार्गोट, जो हमने अभी फोटो में देखा उसे, तो उसकी एज आप याद रखोगे दैट व्हेन शी वाज 13 years old her sister was 16 years old. एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और ऐसे 30 लोग उसके आसपास है जिसे वो फ्रेंड्स कह सकती है. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. तो मेरा एक परिवार है, मुझे प्यार करने वाले आंट्स या चाचा चाची जो आप कहते हैं, चाची हैं, आंटीज़ हैं, एक अच्छा घर है. बट नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. सो यहाँ पे वो हमें एम्फेसिस करते हुए कह रही है कि ठीक है, ऊपरी सतह पर, सरफेस पे अगर आप देखो तो मेरे पास सब कुछ है. जैसे हम कहते हैं ना, गाड़ी है, बंगला है, घर है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दोस्त उस वक्त नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मुझे हमेशा मन में ये ख्याल आता है कि मैं एक अच्छा समय बिताऊँ, उनके साथ गुड टाइम में बिताऊँ. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग. मैं किसी भी चीज़ के बारे में उन लोगों से बात करने में असक्षम हूँ, मैं बात नहीं कर पाती हूँ. बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, कौन सी बातें करती हैं फिर वो? साधारण रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं, क्या खाया, क्या खेला, ऐसी छोटी मोटी बातें पे ही वो ध्यान देती है. एंड वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो हियर इज़ द प्रॉब्लम. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हम नज़दीक हैं, मतलब हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम इतने नज़दीक भी नहीं हैं कि अपने दिल की बातें हम शेयर करें. तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, एवरीडे थिंग्स थी, ऑर्डिनरी सामान्य जो बातें होती हैं बच्चों के बीच, वो डिस्कस करते थे. पर कभी भी वो बैठकर अपने दिल की बात अपने दोस्तों के सामने नहीं ला पाती थी. तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चले कि ये भी एक रीज़न था होगा कि उसका क्यों डायरी से इतना अच्छा नाता बन गया. बट मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. फिर वो तुरंत कहती है शायद ये मेरी गलती है. दैट वी डोंट कन्फाइड, हम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से अपनी मन की बातें नहीं करते, अपने सीक्रेट्स या अपनी राज की बात एक दूसरे को नहीं बताते. इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर. खैर जो भी हो, अब चीज़ें तो वैसे ही हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो. तो वो कह रही है दैट इज़ हाउ, वैसा ही है सारी चीज़ें. एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुख की बात ये है, दे आर नॉट लायबल टू चेंज. ये बदलने वाला भी नहीं है. दिस विल नॉट चेंज एंड दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. So now you know a reason that why she was writing a diary. She had friends, she had family. इतनी अच्छी फैमिली थी उसकी, सभी 30 फ्रेंड्स. वो कहती है कि हाँ, सो कॉल 30 लोग हैं जो कि मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन उनके साथ मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी, इसीलिए मैंने डायरी लिखने की शुरुआत कर दी. ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, सो प्लीज़ रिमेंबर दीज पॉइंट्स. Now, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination. अब मुझे ये जो दोस्त है, वो डायरी उसका जो दोस्त बना, वो कहती है कि उसके इमेज को, उसके छाया को और ज़्यादा एनहांस और बढ़ाकर दिखाने के लिए, लॉन्ग अवेटेड, बहुत लंबे समय से जो मैं इंतज़ार कर रही थी इस दोस्त के, इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. वो कहती है कि मेरी जब पहली इच्छा ये हुई कि मैं वैसे करके ना लिखूं डायरी में जिस तरह से साधारण लोग लिखते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं उसके साथ ऐसे बातें करूं जैसे एक दोस्त से बात करते हैं. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. सो वॉट डिड शी नेम हर डायरी? शी नेम्ड हर डायरी किटी. सो यू विल फाइंड दैट ऑन एवरी पेज शी विल एड्रेस द डायरी दैट डियर किटी.
प्यारी किटी आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सारी बातों को अपने डायरी में हर दिन लिखती थी. एंड सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो वो कह रही है कि क्योंकि लोग समझेंगे नहीं मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं जो मैं किटी को कह रही हूँ, तो अगर मुझे किटी में अब लिखना है अपनी बातों को, प्लंज राइट इन, बिल्कुल शुरू हो जाना है, छलांग लगानी है अंदर, तो मुझे पहले एक ब्रीफ स्केच देना होगा अपने लाइफ के बारे में, जो बातें हैं वो बतानी होगी. मुझे वो पसंद तो नहीं है, मैं डिसलाइक कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ करनी होगी. तो शी विल ऑल्सो ट्राई टू टेल अबाउट हर फैमिली. बट बिफोर वी डू, लेट अस डू ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक. एक मौखिक जो कॉम्प्रीहेंशन चेक आपके बुक्स में है, उसमें पहला सवाल दिया हुआ है, वॉट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक. यानी कि डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए एक अजीबोगरीब या एक अनूठा अनुभव क्यों था. तो हमने इसे पढ़ा कि एन फ्रैंक को ये डायरी कब मिली थी, 13th बर्थडे में, और वो उसे बेस्ट फ्रेंड मानती थी, और वो जितने भी उसके लाइफ के अप्स और डाउन्स थे वो सारे पेशेंस के साथ वो अपने डायरी में लिख पाती थी. तो जिस वजह से उसके लिए ये डायरी राइटिंग बहुत ही स्ट्रेंज था. इट वॉज नॉट नॉर्मल. सो लेट अस रीड द आंसर. राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक एज शी नेवर हैड अ डायरी. पहली बात तो ये थी कि उसके पास डायरी नहीं थी, एंड इट वॉज हर गिफ्ट ऑन अ 13th बर्थडे. और दूसरी बात थी, शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड. वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त, प्रिय मित्र मानती थी. ऑन विच शी रिलाइड द मोस्ट. सबसे ज़्यादा वो उस पर भरोसा कर रही थी. एंड विथ हुम शी शेयर्ड ऑल हर अप्स एंड डाउन्स. लाइफ के जितने भी उतार चढ़ाव थे, अप्स या डाउन्स, उतार या चढ़ाव थे, वो बहुत धीरज के साथ उसे सुनता था लोगों की तुलना में, देन द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी. एन आखिर डायरी रखना क्यों चाहती थी. तो ये भी हमने पढ़ा कि एन हमेशा अकेला फील करती थी. उसके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, लेकिन वो उनसे अपने दिल की बात नहीं कर पाती थी, अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं कर पाती थी. सो लेट अस रीड द आंसर. एन ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड. वो अकेला महसूस करती थी और हमेशा उसको एक दुख होता था, डिस्ट्रेस्ड होती थी कि मेरे साथ कोई नहीं है टू गेट ऑफ ऑल दी बर्डन, कि मेरा मन का बोझ उतारे और मेरा दर्द सुने, पेन. शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी. तो वो डायरी में सब बातें लिखती है. इन विच शी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड. उसे एक सच्चा मित्र उस डायरी में मिल जाता है, क्योंकि शी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड्स होम शी कुड कन्फाइड इन. उसके पास मुश्किल से ही कोई ऐसे दोस्त थे जिससे वो अपनी दिल की बात कन्फाइड कर सकती थी, अपनी बातों को वो बोल सकती थी. देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस. वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल. एन को ऐसा क्यों लगता था, वो ऐसा क्यों सोचती थी कि वो एक डायरी में ज़्यादा भरोसा या ज़्यादा अपने दिल की बात कह सकती थी लोगों की तुलना में. तो ये भी हमने एक कोट के रूप में शुरू में ही पढ़ा कि एन फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल. कि कागज़ में ज़्यादा धीरज होता है लोगों से. किस चीज़ के लिए? टू लिसन टू हर प्लाइट. उसकी कंडीशन, उसकी हालत या उसकी बातों को सुनने के लिए उनके पास ज़्यादा धीरज होता है. सो इट वॉज ईजियर फॉर हर. उसके लिए आसान था टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थाट्स. जितने भी उसके दिमाग में विचार आते थे, सारे प्रकार, विच शी हैड इन हर माइंड, वो डायरी में लिख लेती थी. एंड उसे ये भी यकीन था दैट हर पर्सनल डायरी, उसकी जो निजी डायरी है, वॉज नॉट मेंट फॉर एनी वन एल्स टू रीड. वो और किसी के लिए भी नहीं था. उसने शुरू में डिक्लेयर किया कि मैं उसे और किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं दूंगी.